morning everyone, I am Dr. Madhu from Medixo Clinic Pataudi. Today is World Autism Day. So we are discussing about autism spectrum disorder today. Basically autism disorder 5 डिसऑर्डर से मिलकर बना हुआ है। रेट डिसऑर्डर, परसुएसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, कैनर सिंड्रोम, हेलर सिंड्रोम एंड एस्पर्गर सिंड्रोम। बेसिकली ऑटिज्म ये बच्चों की बीमारी है जिसमें कम्युनिकेशन की बच्चों को प्रॉब्लम होती है और इसमें बच्चे अपने बड़ों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन 2 टाइप की होती है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें बच्चा बॉडी जेस्चर्स से अपनी नीड्स बताता है, अपनी ज़रूरतें बताता है। बॉडी जेस्चर्स वो होते हैं जैसे बच्चा आपको कभी उसको खाना खाना है या पानी पीना है तो वो हाथ पकड़ के आपको लेके जाता है वहाँ पे, या उंगली से पॉइंट आउट करके चीज़ें बताता है, तो वो सब होते हैं बॉडी जेस्चर्स। फिर वो अपनी बात हर चीज़ बॉडी लैंग्वेज से बताता है। दूसरी चीज़ वो आई कांटेक्ट नहीं देता। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसमें बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे पाता है, और वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो कम्युनिकेट करके बताए, जो बोल के बताए, बच्चा समझा के बताए, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो बच्चा जब खेल रहा होता है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो दूसरों के साथ नहीं खेलता है, माँ बाप उसको बुलाते हैं तो वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। एंड सेकेंड थिंग ये होता है इसमें जब कोई बाहर से आता है, जैसे मम्मी पापा कभी बाहर से आते हैं तो बच्चा गले नहीं लगता है, उनको हाय हेलो नहीं करता है, उन्हें ग्रीट नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते हैं। जैसे अपना नॉर्मल बच्चा है वो नॉर्मली अपने मम्मी पापा आएंगे तो उनको हग करेगा, गले लगाएगा, बातें करेगा, तो ये ऑटिज्म वाले नहीं करते। ये अपने आप में रहते हैं, ये अपने आप ही अकेले अकेले खेलते रहते हैं, इनकी एक अपनी अलग ही दुनिया होती है। दूसरा इनमें प्रॉब्लम ये आता है कि ये दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे इनके भाई बहन हैं या इनके दोस्त हैं इनके साथ वाली एज ग्रुप के, तो ये उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते हैं। बेसिकली ये अलग रहने की कोशिश करते हैं, और इनको जनरली क्या होता है कि कोई चीज़ पसंद होती है तो वो एक चीज़ पसंद होती है। जैसे टॉय पसंद है तो ये टॉय के साथ ही खेलेंगे, और टॉय की मूवमेंट इनकी ऐसी होगी कि टॉय लेके उनके टायर्स के साथ प्ले करने लग जाएंगे। तो इनका जनरली होता है, इनका ये होता है ये खिलौने को पर्टिकुलर तरीके से नहीं खेलते जैसे उनको खेला जाना चाहिए। बार बार उनको रिपीटेटिव मोड पर खेलते हैं, या फिर रिपीटेटिव मोड इनका बहुत होता है लाइफ में, जैसे कि दरवाज़ा बार बार खोलना बंद करना, या फिर जैसे मैंने बताया टायर्स, कार के जो टायर्स हैं उनको बार बार उसको घुमा घुमा के खेलते रहना। तो ये सब इनमें बहुत ज़्यादा होता है। कई बार तो इनमें इतना ज़्यादा होता है कि ये घर में जैसे स्विच होते हैं उनको बार बार ऑन ऑफ करते रहते हैं, तो वो पूरा दिन ही ऑन ऑफ करते रहेंगे। या फिर इनमें हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये पूरा दिन यूं करते रहते हैं, तो हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा होती है इनमें। इन्हें बेसिकली पर्टिकुलर एक ही चीज़ पसंद होती है, चाहे वो खेलने में हो चाहे वो खाने में हो। इनके साथ क्या होता है, एक जो ऑटिज्म बच्चा है, ऑटिज्म वाला बच्चा है, अगर आप उनकी रूटीन डिस्टर्ब करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा स्कूल जाता है तो डेली एक रास्ते से जाता है, लेकिन किसी दिन उसको दूसरे रास्ते से ले जाया गया, तो वो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उस चीज़ में वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो एंगर शो करता है, इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, और फिर उसके बाद माँ बाप उसे कहते हैं कि लड़का बदतमीजी कर रहा है या फिर अपना बच्चा बदतमीजी करके दिखा रहा है। तो हमें एज ए पेरेंट ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा क्यों कर रहा है ऐसा, बच्चे की रूटीन डिस्टर्ब हुई है या बच्चा किस चीज़ से गुस्सा है। तो इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनकी कोई शेड्यूल या कोई डेली रूटीन वो अलग तरीके से कर दी जाए, या अलग इनके बगैर बताए वो चीज़ें करें, तो इनको फिर प्रॉब्लम होती है वो चीज़ अडेप्ट करने में। दूसरा इसमें ये है कि हम पता कैसे लगाएं कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है। तो इसमें कई फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो कई बच्चों में इनके सिम्टम्स 1.5 से 2 साल के बीच में आने लग जाते हैं, और जितनी जल्दी ये बीमारी आती है उतनी जल्दी यह बीमारी एज में अपीयर भी होने लगती है, और हम 3 साल से पहले बच्चे का ऑटिज्म डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें माँ बाप को देखने की ज़रूरत है
कि बच्चे में सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। बच्चा लेट बोल रहा है, प्रॉपर नहीं बोल पा रहा है, तो वो बोल रहा है, नहीं बोल रहा है तो क्यों नहीं बोल पा रहा है, तो उसमें ऑटिज्म है या फिर उस बच्चे को और कोई प्रॉब्लम है। माँ बाप को देखने की जरूरत है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम क्या है। स्क्रीन टाइम क्या होता है, जब बच्चा मोबाइल या टीवी या लैपटॉप पर इंगेज रहता है। तो कई बार क्या होता है, माँ अपना बिजी होती है, फादर अपना काम में बिजी होते हैं, तो बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चों को खिलाने के लिए, बिठाने के लिए मोबाइल फोन्स दे देते हैं। तो उसकी स्क्रीन टाइम हमें ऑब्जर्व करनी होती है कि वो क्या है। तो हमें ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि बच्चे को ऑटिज्म ही है या फिर स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चा डिलेड स्पीच हो गई है या बोल नहीं पा रहा है। दूसरा मसला ये आया है कि माँ बाप कहते हैं कि बच्चे को हम बोलते हैं, जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, जैसे हम उसका नाम से उसको बुलाते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन जब उस मोबाइल फोन में हम कोई पोयम या फिर कोई राइम बच्चे की लगाकर छोड़ दें, उसको कहीं छुपा कर रख दें, तो बच्चा फटाफट ढूंढ के लिए आता है। तो इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक तो होती है हियरिंग और एक होती है लिसनिंग। हियरिंग होती है जो कानों से होती है और लिसनिंग जो होती है वो ब्रेन से होती है। तो जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उन्हें जिस जिस चीज पर उनकी लिसनिंग होगी तो वो उस चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मोबाइल फोन के साथ में उनकी लिसनिंग डेवलप हो जाती है, तो वो मोबाइल फोन को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब मोबाइल फोन में या टीवी में कार्टून चलता है या कोई मूवी चलती है या कोई राइम्स चलती है, तो बच्चा उसको फटाफट फौरन रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन पेरेंट्स के साथ में ये लिसनिंग डेवलप नहीं होती बच्चे की, सिर्फ हियरिंग होती है, इसलिए बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो स्क्रीन टाइम इंडिपेंडेंटली ये प्रॉब्लम्स ला सकता है, लेकिन इन ऑटिज्म, अगर जब बच्चे को ऑटिज्म है तो ये जो स्क्रीन टाइम है बच्चे का इंडिपेंडेंटली जैसे अकेला बैठ के देखता है, तो ये वर्स्ट केस हो सकता है बच्चे के लिए। अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, जैसे बच्चा चल रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, या बच्चा क्रॉल कर रहा है, या बच्चा एक शब्द बोल रहा है या पूरा सेंटेंस बोल रहा है। उसको जितना प्रॉम्प्टिंग मिलेगी, उसको जितना सोसाइटी से रिस्पॉन्ड मिलेगा, उसकी उतनी ही चीज़ें, उतने ही उसके जो माइलस्टोन्स हैं, उतने ही उसके जो चीज़ें हैं वो सब शार्पन होती जाएंगी। ऐसे में बच्चा जब पूरे दिन मोबाइल फ़ोन पे रहेगा, पूरा दिन स्क्रीन टाइम पे रहेगा, तो उसे कोई उसको बोलेगा, माँ बाप उसको बोलेंगे, तो उसको नहीं पता है कि उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या बोलना है और क्यों बोलना है, उसको कुछ नहीं पता। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा प्रॉपरली उस चीज़ को, कि मेरे माँ बाप मुझे कह रहे हैं तो मैं उसे कैसे समझूं या मैं उन्हें कैसे समझाऊं अपनी बात को, तो उस बच्चे को नहीं पता है। क्योंकि बच्चा उसमें पूरा दिन स्क्रीन टाइम पे रहता है, ह्यूमन से इंटरेक्शन नहीं होता उसका, क्योंकि बच्चे को जब तक ह्यूमन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी उसमें। तो इसमें हम बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करवाते हैं और बच्चे के माँ बाप के साथ में कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन है उसको कैसे डेवलप करना है, यह चीज़ें बच्चे में ऐड ऑन करवाते हैं। अब जनरली होता क्या है, ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उसमें कई बार 1.5 साल या 2 साल के जब वो होते हैं उनमें सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अब 3 साल से पहले उनका डायग्नोस नहीं हो सकता है, तो बच्चे को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। बच्चे की अगर स्पीच की प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर स्पीच थेरेपी की हेल्प से हम उसको ठीक करते हैं। बच्चे में बिहेवियर इश्यूज है या बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा है, कुछ और अदर बॉडी की अदर एक्टिविटीज़ ऐसी शो हो रही हैं, तो हम वो सब चीज़ें करवाते हैं। तो इन थेरेपीज़ की हेल्प से बच्चे को अगर स्पीच की प्रॉब्लम है तो उसकी स्पीच बेटर होती है। अगर बच्चा एजुकेशन वाइज थोड़ा सा लो है या फिर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, जैसे उसको ABCD नहीं आ रहे, नंबर्स नहीं आ रहे हैं, कलर्स नहीं आ रहे हैं, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, रिकग्निशन नहीं है, तो ये स्पेशल एजुकेशन थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, जैसे बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये सब थेरेपीज बच्चे को हेल्प करती हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में, उनको इंटरेक्शन स्किल्स डेवलप करने में। तो हम ऐसे बच्चे को 3 साल से पहले उनके वर्कअप हम उस पर कर सकते हैं। बच्चे की जो जहाँ डिलेड हो रहा है, बच्चा जिस चीज़ में डिले हो रहा है, तो हम उन पे ऐसे काम कर सकते हैं।
3 साल तक अगर फिर भी उनके अंदर ये सिम्टम्स मौजूद है, 3 साल के बाद भी अगर जैसे थेरेपीज के दौरान उनको थोड़ा बहुत ही रिजल्ट मिला है 30%, 40%, 50%, फिर भी उनके बाद है, तो हम साइकोलॉजिकल या फिर फार्मालॉजिकल वे हम उसको देते हैं ताकि उसमें बच्चा ठीक हो। बट बेसिकली फार्मालॉजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, तो हम इसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो हम ऐसे बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट आगे के लिए शुरू करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ऑटिज्म क्यों होता है। बेसिकली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, घर में किसी को हो पहले या फिर घर में किसी को मेंटल रिटार्डेशन का केस हो, तो उसमें चांसेस होते हैं बच्चे के अंदर ये डिसऑर्डर आने में। तो प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मदर को कोई इशू रहा हो या फिर बर्थ के टाइम में बच्चे को कोई प्रॉब्लम रही हो, जब बच्चा पैदा हुआ हो डिलीवरी के टाइम में, या बच्चा लेट रोया हो, उसकी बर्थ क्राई लेट हुई हो जब डिलीवरी हुआ उसके बाद में, या फिर उसके माइलस्टोन्स डिले है। माइलस्टोन जैसे बच्चा बैठना शुरू करता है तो उसने लेट बैठना शुरू करा हो, क्रॉल करना लेट शुरू करा हो, खड़े होना लेट शुरू करा हो, तो जब डिलेज होते हैं जब भी बच्चे के अंदर ऑटिज्म आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसी कोई खुराक नहीं है जिसकी वजह से ये ऑटिज्म होता हो। अगर आप सोचें कि कोई पर्टिकुलर हमने ये चीज़ खाई थी, इसकी वजह से मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई, या मेरे बच्चे ने ये खा लिया तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस ये कि सिम्टम्स के ज़रिए आप बच्चे को टाइमली ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं, टाइमली इसकी जो प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने वाली है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी अब रिसर्च में देखा गया है कि जैसे जैसे टाइम अब बढ़ता जा रहा है आगे, वैसे वैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के केसेस बच्चों में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते जा रहे हैं। बच्चों में अब ये इस हद तक बढ़ गया है कि हर 68 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की समस्या देखने को मिल रही है, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं आगे, इसका कम नहीं हो रहा है, इसका रेशियो आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बेसिकली फार्मालॉजिकल इश्यूज नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, तो इसको साइकोलॉजिकल वे में ही ट्रीट करवाए बच्चे को। फिर आगे देखा जाता है कि बच्चों के अंदर कुछ बिहेवियर इश्यूज भी आते हैं। बच्चे जैसे गुस्सा करते हैं, उनके अंदर एंगर इश्यूज आते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, या फिर कोई बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर करते हैं, जैसे कोई एक हरकत है वो पकड़ लेते हैं तो फिर वो उसको कॉन्टिन्यूटी में बार बार कोशिश करते हैं उसको रिपीट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप थेरेपीज के थ्रू ठीक करवा सकते हैं। और फिर आता है इनमें सोशल स्किल्स डेवलप करना। सोशल स्किल्स डेवलप करना जैसे कि बच्चा बाहर बात ही नहीं करता है, या फिर किसी के साथ हंस बोलता नहीं है, किसी के साथ खेलता नहीं है, और किसी के साथ अगर इंगेज करने की कोशिश करो तो उसके साथ रिस्पॉन्ड नहीं करता, अकेले अकेले रहता है। तो ये चीज़ें सब सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं थ्रू थेरेपीज के। बच्चा कभी कभी घर में कुछ बिहेवियर्स दिखाता है, जैसे घर में कभी मम्मी को मार देना, हिट कर देना, बाइट कर लेना, या फिर नाखून मार देना, या फिर उसके बाद में बच्चा स्कूल में है, स्कूल में अगर जैसे अपने बच्चे को डाल रखा है, स्कूल में कुछ आपको कंप्लेंट्स आ रही है कि बच्चा बैठता नहीं है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, बच्चा बहुत कूदता रहता है, इधर उधर मारता रहता है, बात नहीं सुनता किसी की, या फिर प्ले वे, जैसे जब हम बच्चा खेलने जाता है पार्क में, कहीं आप उसको वैसे कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, कहीं खेल रहा है, तो वहाँ भी प्रॉपरली बच्चा खेल नहीं रहा है, जैसे डिस्ट्रक्टिव प्लेइंग है। कई बार होता है बच्चे की कंस्ट्रक्टिव प्लेइंग होती है। कंस्ट्रक्टिव प्लेइंग क्या होती है, जैसे बच्चे कोई एक टॉय दिया है या फिर कोई एक चीज़ दी है खेलने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से खेले, उसको प्रॉपर तरीके से समेट के रखें। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है कि बच्चा उसको फैलाते रहे, तोड़ते रहे चीज़ों को, हर चीज़ तोड़ ताड़ के अलग कर देनी या फैला के रखनी चीज़ों को। तो ये सब बिहेवियर्स होते हैं, ये सब बिहेवियर्स थ्रू थेरेपी बच्चे की ट्रीट की जा सकती हैं। तो आज हमने जाना कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम ASD भी बोलते हैं और ऑटिज्म भी बोलते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो कैसे होता है और उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो आज हमने इस वीडियो के थ्रू जाना। बाकी आपको आगे कोई भी इश्यूज हो या फिर ऐसे कोई कंप्लेंट्स हो, या फिर अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई बच्चे हैं आपके आसपास या फिर कोई एडल्ट्स हैं और इसके अलावा भी और कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज वाले केस हैं कि छोटे भी हों और चाहे बड़े भी हों, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हर टाइप की थेरेपीज होती हैं, जैसे स्पीच थेरेपी हो गई, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स
डेवलप करने में प्रॉपर अच्छी होती हैं। फिर हमारे यहाँ पे ग्रुप थेरेपी होगी, प्ले थेरेपी होगी, सेंसरी इंटीग्रेशन हो गया, ओटी हो गया, पीटी हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे थेरेपीज होती हैं, जिसकी वजह से एक जो बच्चा माइलस्टोन डिले कर रहा है वो चीज़ वो अचीव कर जाता है वक्त के रहते। और ऐसे ही ज़रूरी नहीं है बच्चों के लिए हो, ये एडल्ट के लिए भी है। ठीक है, तो आप वक्त रहते बच्चे के अंदर डिटेक्ट करें ये चीज़ें, या अपना बच्चा है या अपने पड़ोसी है उसके अंदर डिटेक्ट करें ये चीज़ें, और हमारे से कम्युनिकेट करें, हमें बताएं, हमसे शेयर करें अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स, आपको कैसा लगा। और ऐसी ही और वीडियोस आगे आती रहेंगी। थैंक यू।